हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन एबीसी ऑनलाइन क्लासेस। एबीसी ऑनलाइन क्लासेस में फिर से हम लोग आज एक बार पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने तीनों टाइप्स को अलग अलग पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, टुडेज लेक्चर वी विल रीड अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हेट्रोटाइपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो उसके पहले, इसको जानने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फूड हैबिट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनिमल्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, जिनके बारे में आप लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो उस पर ज़्यादा डिटेल हम लोगों को जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, या उसके पीछे समय भी बर्बाद नहीं करना। बस मैं सबको एक एक करके आपको बताते चलती हूँ कि फीडिंग हैबिट पे डिपेंड करते हुए 3 तरीके के एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ठीक है, तो हर्बीवोर्स किसको कहेंगे? हर्बीवोर्स मतलब प्लांट ईटर। ऑल द एनिमल्स विच फीड ऑन द प्लांट्स आर नोन एज हर्बीवोर्स। ठीक है, इसमें जितने भी ग्रेजिंग कैटल्स आएंगे, जितने भी एनिमल वैसे हैं जो ग्रास पर फीड करेंगे, प्लांट्स पर फीड करेंगे, वो लोग आएंगे। नेक्स्ट है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स को हम लोग मीट ईटर भी कह सकते हैं, ऐसे एनिमल जो कि दूसरे एनिमल्स को मारकर खाते हैं। द फ्लैश ऑफ एनिमल्स पर जिनका न्यूट्रिशन होता है, दैट आर नोन एज, दे आर नोन एज कार्निवोर्स। ठीक है, दे नेवर ईट प्लांट फूड, they always eat the flesh of meat of the other animals. Okay, and the third one is omnivores. Omnivores are plant eater as well as they are meat eaters also. तो ऐसे एनिमल जो प्लांट को भी ईट करे और जो एनिमल को भी ईट करे, यानी they depend upon the both of plant and animal, they are known as omnivores. तो omnivores में हम लोग भी आएंगे। omnivores में बहुत सारे ऐसे एनिमल आएंगे, जैसे डॉग, जैसे स्पैरो, इन सबको हम लोग क्या कहेंगे? ओमनिवोर्स कहेंगे। तो हम लोग अभी जान गए कि न्यूट्रिशन कितने तरह के, और न्यूट्रिशन पर डिपेंड करके, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, द एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन होंगे? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स आर प्लांट ईटर, carnivores are meat eater and omnivores are both plant and animal eater. Okay, अब हम लोगों को जानना है कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे हम लोगों के न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले ही दिन बताया था कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इंडिकेट करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वो दर्शाते हैं। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको कहा था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अंडरगो वेरियस स्टेप्स। ठीक है, और उन स्टेप्स के बारे में भी मैंने कहा था कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो हम लोग क्विकली इन स्टेप्स को फिर बिल्कुल फास्टली हम लोग जान लेंगे, क्योंकि इनके बारे में हम लोगों को जब न्यूट्रिशन एनिमल पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ना ही है। तो उसके पहले हम लोग क्विकली इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, डिफरेंट स्टेप्स इन न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स। ठीक है, कौन कौन से? दे आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, तो देयर आर 5 स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स. They are ingestion, second digestion, third one is absorption, fourth assimilation and last egestion. So what do you mean by egestion? Egestion मतलब intake of food. Egestion means intake of food or eating of food. Whenever any animal intake the food into their mouth part, then that process is known as ingestion. Okay? तो किसी भी एनिमल के द्वारा फूड को इनटेक करना, फूड को मुंह के अंदर डालना, फूड को बॉडी के अंदर डालना, दैट कंडीशन इज नोन एज इंजेशन। देन सेकेंड वन इज डाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? तो डाइजेशन इज ए केमिकल प्रोसेस
Digestion stand for hydrolysis. Okay, what do you mean by hydrolysis? तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी के द्वारा किसी भी चीज को तोड़ना। तो क्या टूटेगा? Then the process of breaking out of polymers of the food particles into the monomer or into the simpler one with the help of water is known as hydrolysis. तो हम लोग बड़े बड़े खाने के टुकड़ों का इंटेक करते हैं, तो उन टुकड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना with the help of water and various enzymes is known as digestion or hydrolysis. Okay, तो डाइजेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? द प्रोसेस इन विच द पॉलीमर्स ऑफ फूड, पॉलीमर्स ऑफ फूड क्या क्या हो सकते हैं? तो दे कैन बी कार्बोहाइड्रेट, दे कैन बी प्रोटीन, दे कैन बी फैट और एनीथिंग एल्स। तो that polymer are when break out into the smaller pieces with the help of water and many enzymatic action is known as digestion. ठीक है, तो अब जब उन बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में आसानी से क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग आउट हो जाएगा। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? तो एब्जॉर्प्शन is the process in which the digested food is absorbed. The digested food is absorbed by our blood, by our cells. Okay, then this condition is known as absorption. अब तीसरा है एसिमिलेशन। तो मैंने पिछले भी टॉपिक में, पिछले भी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एसिमिलेशन का मतलब होता है फूड का पूरे बॉडी में फैल जाना, फूड का टोटल बॉडी पार्ट्स में फैलना। तो एसिमिलेशन को हम लोग एक तरीके से ये भी कर सकते हैं कि एसिमिलेशन इज द प्रोसेस which stands for the conversion of absorbed food into energy. Okay, the assimilation is also known as the conversion of absorbed food into energy. जब एब्जॉर्प्शन फूड का हो गया तो उसका मेन काम क्या होगा? टू लिबरेट एनर्जी, to create energy, to generate energy which will be used in various metabolic activities in our body, because the main purpose of food is to give out the energy. तो किसी भी फूड का मेन पर्पस होता है एनर्जी को प्रोवाइड करना। तो जब डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ सेल ने उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। देन what about the assimilation? Then the assimilation is the conversion of absorbed food into energy. Okay, and the last one is egestion. Egestion क्या होगा? Egestion का मतलब होता है the portion of undigested food which cannot be assimilated in our body is liberated or is waste product of our body is liberated from our body through the excretory organ or through the body surface is known as egestion. अब वो पार्ट जिनका हमारे बॉडी में एसिमिलेशन नहीं हो सका या जो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट हैं, उनको क्या करेगी? हमारी बॉडी बाहर निकाल देगी। दैट कंडीशन इज नोन एज egestion. So these 5 steps are the most important steps in the nutrition of animals. Okay, तो इतना आप लोग समझ गए। इन पांचों प्रोसेस के बारे में हम लोगों को अब पढ़ना है इन डिटेल। ओके, अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन द नेचर। सिंगल सेल्ड एनिमल, मल्टी सेलुलर एनिमल, डबल सेल्ड एनिमल। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल है, तो उनके में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो भी डिफरेंट होगा, उसके बारे में भी हम लोगों को जानना है। तो अभी हम लोग आज के टॉपिक में, टुडेज लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में कि हाउ द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट इन द न्यूट्रिशन और हाउ द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन द सिंगल सेल्ड एनिमल। ठीक है, तो जब एक रूम का ही कमरा होगा, एक ही रूम का हमारे पास जो है घर है, उसी रूम में हमको अगर कोई गेस्ट भी आ जाते हैं तो वहीं कुर्सी लगाकर बैठाने देते हैं, वहीं बगल में कहीं पर गैस रहता है, वहीं हम लोग खाना भी बनाते हैं, वहीं बगल में कहीं बेड एडजस्ट रहता है, वहीं सोते हैं। यानी कि
जब ऐसे लॉज में लड़के रहते हैं तो एक ही रूम में हमको मैनेज करना है सब कुछ, एक ही रूम में खाना भी खाना है, एक ही रूम में हम लोग को डाइनिंग रूम भी बनाना है, ड्राइंग रूम भी बनाना है, बेडरूम भी बनाना है, किचन भी बनाना है। तो सेम कंडीशन इज हियर। जब सिंगल सेल एनिमल होंगे जिनके पास एक ही सेल है तो टोटल जितने ये 5 स्टेप्स हैं उसको उसी सिंगल सेल में करवाना है। ठीक है, तो वो कैसे होता है? तो जब भी सिंगल सेल एनिमल की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो हमारे ब्रेन में क्लिक करता है दैट इज अमीबा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट अमीबा। ठीक है, तो एक बात अभी याद आई कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ एक बच्चे ने उस क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने अरेंज करवाए हैं वो आपके फायदे के लिए करवाए हैं। तो हमें लग रहा है कि शायद इस क्लास का आपको कोई ज़्यादा नीड आप लोग समझ नहीं रहे हो या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ नहीं रहे हो या whatever the reason I don't know, बट सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे ने जो है वो कमेंट किया, अदिति अमन ने। बाकी किसी भी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना जरूरी नहीं समझा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, ये आप अच्छी तरीके से जान लो। इसमें आपका फ़ायदा है, आपका जो ये बहुमूल्य समय है वो बर्बाद ना हो, क्योंकि जुलाई से या अगस्त से जब से भी कोचिंग खुलेंगे तो फिर टोटल सिलेबस को कन्वर्ट करना, टोटल सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जनवरी तक अगर आपका या दिसंबर तक अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर से हम उसको रिवाइज कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करवा सकें। तो इसलिए आप घर पर भी बैठकर कोचिंग को मिस ना करें, इसलिए ये सारा क्राइटेरिया ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए अरेंज किए गए हैं। और हम भी बहुत ही सारे शेड्यूल्स को देखते हुए आपके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, आपके लिए लेक्चर्स तैयार करते हैं और आपको देते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स ना मिले तो बहुत ही बुरी बात है, बहुत बुरा लगता है। तो एक चीज़ जान लो बच्चों, ये 10th है, ठीक है, और 10th को सीरियसली लेना होगा। चाहे कुछ भी लॉकडाउन हो जाए या कुछ हो जाए, हमारी जिंदगी जो है वो चलनी है और चलेगी। ठीक है, आज हो या 2 महीने बाद हो, आपको तो एग्जाम फेस करना ही है। तो क्यों हमारा ये इतना इम्पोर्टेंट टाइम हम बर्बाद करें? क्यों ना हम लेक्चर सुने, क्यों ना हम लेक्चर को अच्छे तरीके से समझे, क्यों ना जो हम लोग आपको क्वेश्चन देते हैं आप उसका आंसर दें। क्या आप ये ज़रूरी नहीं समझते हैं? आपके फ्यूचर के लिए हम लोग सोच रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सोच रहे? तो आपको भी तो सोचना होगा कि आज ना कल लॉकडाउन टूटेगा, तो अगर हम लोग हर चीज़ को अच्छे से कंप्लीट करके चले जाएंगे तो आगे हम लोगों के लिए अच्छा होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि जो क्वेश्चन मैं क्लास में दूँ प्लीज़ उसका कमेंट बॉक्स में जाकर रिप्लाई कीजिए। आज हम आप पर एहसान नहीं कर रहे, लग रहा है कि आप हम पर एहसान कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशन होता है ना, वो बिल्कुल एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी उतना ही करो तो रिजल्ट अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ आज भी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर उसका आंसर आपको करना है। तभी मैं बात कर रही थी अमीबा की। ठीक है, सबसे पहला सिंगल सेल एनिमल जो पूरे दुनिया में फेमस है अमीबा। अमीबा में किस तरीके से इसमें ये ऑरिजिनेट होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो अमीबा जो है, अमीबा एक सिंगल सेल एनिमल होता है। अमीबा का जो सरफेस होता है बॉडी सरफेस को ये प्रोट्रूडेड करते, मतलब अपने बॉडी सरफेस को फैलाकर ये स्यूडोपोडिया बनाता है। स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट, ठीक है, जिसके द्वारा कि ये लोकोमोशन भी करता है और इस स्यूडोपोडिया के द्वारा ही ये इनटेक ऑफ फूड भी करता है। तो अमीबा व्हेनेवर एनी फूड पार्टिकल कम्स in front of amoeba, then it protruded its cell membrane to catch the food. That cell membrane is known as protruded cell membrane is known as pseudopodia। देखिए, ये फूड पार्टिकल जैसे ही अमीबा के करीब आया, इसने क्या किया, अपने स्यूडोपोडिया को बाहर निकाल दिया टू कैच द प्रे, टू कैच द
insect to catch the food particles। तो इसने अपने स्यूडोपोडिया को फैलाकर राउंड कर लिया और उसके बीचों बीच स्प्रे को फंसा लिया। जैसे ही स्यूडोपोडिया के करीब ये प्रे आया, ये झट से क्या करता है, इसको रिसीव करके अपने बॉडी के अंदर उसको डाल लेता है। दिस इज द प्रोसीड्यूर ऑफ इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, तो जैसे ही इनटेक ऑफ फूड हो गया, दैट इज इंजेशन हो गया अमीबा में। इंजेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। नाउ व्हाट टेक प्लेस, यही क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि अमीबा में डाइजेशन कहाँ होता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आंसर आपने दिया आदित्य अमन, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ते रहो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने आंसर किया, तो और इसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो फिर से आप लोग सुनिए कि स्यूडोपोडिया के द्वारा जब कैप्चर ऑफ फूड हो गया, दैट इज इंजेशन हो गया, उसके बाद अमीबा के बॉडी में फूड वैक्यूल क्रिएट होता है। ठीक है, ये देखो फूड वैक्यूल, इस फूड वैक्यूल के अंदर अमीबा क्या करता है, उस प्रे को डाल देता है एंड ऑल द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस फूड वैक्यूल। बहुतों बार एग्जाम में 1 नंबर वाले में पूछा गया है कि अमीबा में डाइजेशन कहाँ होता है, तो द डाइजेशन ऑफ फूड स्टफ्स टेक्स प्लेस इन द फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा। तो जैसे ही फूड वैक्यूल के अंदर वो फूड पार्टिकल आया, उसी तरीके से एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा इसका डाइजेशन हो जाएगा। और चूंकि बेचारा सिंगल सेल एनिमल है, डाइजेशन होने के बाद इसके पूरे सेल में जो है इसका एब्जॉर्प्शन होगा और एसिमिलेशन भी होगा। ठीक है, तो ये देखिए एसिमिलेशन भी हो गया। अब आफ्टर एसिमिलेशन द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द अमीबा क्या होगा, वो एक्सक्रीटेड थ्रू आउट द स्यूडोपोडिया। जिस तरीके से वो स्यूडोपोडिया की तरह इंटेक किया, ठीक उसी तरीके से यहाँ से बॉडी अमीबा का रैप्चर करेगा और इस तरीके से स्यूडोपोडिया के द्वारा वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकाल देगा। तो दिस ऑल अबाउट द डाइजेशन और न्यूट्रिशन इन अमीबा। बहुत बार 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आपको इस तरीके से फिगर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें, तो आप इस तरीके से स्टेप्स वाइज फिगर के द्वारा इसको आप समझा सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म व्हिच इज सिंगल सेल एनिमल इज नोन एज पारामीशियम। पारामीशियम के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अमीबा के बारे में तो आप लोग 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन पारामीशियम के बारे में आपको जानना है अभी। तो पारामीशियम को हम लोग स्लीपर एनिमल्क्यूल्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्लीपर एनिमल्क्यूल्स। इसका एक डेफिनिट शेप एंड साइज होता है। आपको जब भी पढ़ना है तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना है। ओके, तो पारामीशियम का जो है एक डिफरेंट शेप एंड साइज होता है एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन अमीबा एंड पारामीशियम इज दैट द paramecium have the special region for the intake of food which is known as oral groove or cytostome, and it has also the special region for the ejection of food which is known as anal pore or cytophyte. Okay, whereas the amoeba has not that type of special space or pore for this। ठीक है, तो अमीबा के पास ऐसा कोई स्पेशल साइट नहीं होता कि यही इसी साइड से इंटेक ऑफ फूड होगा या इसी साइड से इजेशन ऑफ फूड होगा। अमीबा में वो किसी भी जगह से, किसी भी टाइप जगह के बॉडी पार्ट से वो अपने फूड को इंटेक कर सकता है या इजेशन कर सकता है। बट पारामीशियम हैव द स्पेशल साइट which is known as oral group। देखिए यहाँ दिख रहा है oral group। oral group के द्वारा वो इजेशन ऑफ फूड करता है। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी इनटेक ऑफ फूड करता है, इंजेशन ऑफ फूड करता है, और एनल पोर के द्वारा वो इजेशन यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ये बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ओरल ग्रुप। तो ओरल ग्रुप को कहते हैं साइटोस्टोम एंड एनल पोर को कहते हैं साइटोफाइट। ठीक है, तो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट रीजन for the ingestion of food and egestion of food in the paramecium. They are cytostome and cytophyte. Okay,
तो ये हो गया इन दोनों में डिफरेंस। एक और डिफरेंस, तो ये जो पारामीशियम होती है इसकी पूरी बॉडी हेयर लाइक स्ट्रक्चर से जो है वो घिरी होती है, विच इज नोन एज सीलिया। देखिए हेयर लाइक एपर्चर आपको दिख रहे हैं, ये हेयर लाइक एपर्चर जब बीट करते हैं तो इसको मूवमेंट करवाते हैं। पारामीशियम को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में ये सीलिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल लीड करते हैं। इसी सीलिया के द्वारा ही जो है वो पारामीशियम इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल करता है। ठीक है, अब पारामीशियम का जो है फिगर बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। ये पारामीशियम है जिसको स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, पारामीशियम में दो ग्रुप हो गए, ओरल ग्रुप और एनल कोर। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये जो स्टार लाइक शेप दिख रहा है दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें दो तरीके के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक बड़ा साइज का और एक छोटा। बड़े को कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस और छोटे को कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। इसमें फूड वैक्यूल भी पाए जाते हैं जिसके अंदर की डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो दीज आर द फूड वैक्यूल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पारामीशियम। तो पारामीशियम के बारे में आप लोग समझ गए कि पारामीशियम क्या होता है। पारामीशियम इज आल्सो नोन एज स्लीपर एनिमलक्यूल। इट हैज ए डेफिनिट शेप एंड साइज। Food is taken at a specific spot called cytostome or cell mouth. Food is captured by the movement of cilia. The undigested food is removed or egested through a temporary opening called anal pore or cytophyte. Okay, so cytophyte is also known as cell anus. तो फिर से मैं बता रही हूँ कि oral cell mouth is known as cytostome and cell anus is known as cytophyte. It is all about the nutrition in paramecium. Paramecium का जो होता है वो मेनली चीफ फूड क्या होता है, तो paramecium always like to eat the bacterial या bacterial cheap food or the microphagial cheap food. Okay, so the cheap food of paramecium is always bacteria. It is all about the nutrition in single celled organism, amoeba and paramecium. Okay, तो अब आज का क्वेश्चन देने की बारी आ गई। अब आप क्वेश्चन लिखिए। आज का क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय defecation? What do you mean by defecation? DEFECATION. What do you mean by defecation? ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रासेलुलर डाइजेशन? व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रासेलुलर डाइजेशन? ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने दिया, व्हाट डू यू मीन बाय डिफेकेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पारामीशियम। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, पर मैं सभी बच्चों से, सभी स्टूडेंट से ये जरूर कहूँगी, फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लेक्चर को अच्छे से देखिए, पढ़िए और जो क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ प्लीज़ 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 उसका आंसर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।